हाय फ्रेंड्स, मैं अनुज। जैसा कि मैंने कल बोला था कि आज आपको डेली एक क्लास मिलेगी। कल हमने जो टॉपिक खत्म किया था उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट या विनियामक विधेयक। विनियामक विधेयक के अंतर्गत हमने आपको समझाया था कि इस एक्ट द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों की मान्यता दी गई कंपनी की एवं ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला काम था और केंद्रीय सरकार की स्थापना की जा रही। इस एक्ट द्वारा यहाँ पर एक गवर्नर की जगह पे गवर्नर जनरल पद लाया जाता है। इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स था। इसके साथ ही 1773 एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट या विनियामक विधेयक द्वारा कहेंगे कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इस पद पर नियुक्त होने वाला या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे बने। तीसरी बात इसमें क्या की गई इस एक्ट के द्वारा? इस एक्ट के द्वारा कहा गया जो कंपनी के सदस्य होंगे वो ना तो निजी व्यापार करेंगे ना ही रिश्वत लेंगे और उपहार संबंधी प्रतिबंध लगा दिए गए। और 1773 एक्ट द्वारा भारत में कहेंगे या कंपनी शासित क्षेत्र में एक नया पद ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया जाता है जिसे निदेशक मंडल या कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई थी। फिर इसके आगे हमने पढ़ाया था कि 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या कहेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त एक्ट 1781 पास किया। इसके बाद फिर 1781 के बाद फिर एक एक्ट लाया जाएगा जिसको बोलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आपको याद रखना है ये 1784 में पास किया गया और इसको क्यों लाया जाता है तो ये 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। अब यहाँ पे हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं और इनमें किन पॉइंटों को रखा गया है हम इनकी बात करते हैं। तो 1783 एक्ट के द्वारा क्या किया गया? 1784 एक्ट द्वारा यहाँ पे आपको याद रखना है कि राजनीतिक एवं व्यापारिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामलों को बांट दिया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इस एक्ट के द्वारा राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया जाता है और व्यापारिक मामलों को अलग कर दिया जाता है। 1773 एक्ट द्वारा व्यापारिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए, नियमित करने के लिए एक पद आता है जिसे बोला जाता है निदेशक मंडल। और राजनीतिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट द्वारा एक नया पद लाया गया जिसे नियंत्रक मंडल कहा गया। जिसे नियंत्रक मंडल या कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा गया। ठीक है, तो यहां पर कहेंगे दो नए पद लाए गए। दो नए पद कौन कौन से हैं? एक आपका निदेशक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या देख रहा था? राजनीतिक मामले देख रहा है, जबकि निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देख रहा है? व्यापारिक मामले देख रहा है। अब इसके अंतर्गत कहेंगे कि यहाँ भारत में कंपनी शासित क्षेत्र में पहली बार द्वैध शासन व्यवस्था को अपनाया गया। किस व्यवस्था को अपनाया जाता है? द्वैध शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तो यहाँ द्वैध शासन व्यवस्था आ गई और ये द्वैध शासन व्यवस्था को आरंभ किया जा रहा है और इसके अंतर्गत जो आपका राजनीतिक मामले हैं या निदेशक नियंत्रक मंडल जो नियुक्त किया गया इसको नागरिक संबंधी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागरिक संबंधी सैन्य शक्ति, सैन्य अर्थात और राजस्व संबंधी कानून या अधिकार प्रदान किए गए राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण या नियंत्रण दिया जाता है। इन तीनों नागरिक संबंधी, सैन्य संबंधी, राजस्व संबंधी का अधीक्षण और नियंत्रण करने के लिए किसको अधिकार दिए गए? आप कहेंगे राजनीतिक मामलों को देखने वाले को
नियंत्रक मंडल। अब इस एक्ट द्वारा दो काम यहाँ समझ में आते हैं कि कंपनी शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश शासित क्षेत्र कहा गया। दूसरा पॉइंट इससे क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन के या कहेंगे पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया। तो ये 1784 एक्ट के द्वारा होता है और इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद यहाँ पर कहेंगे उसी समय अमेरिका में घटना घटित होती है और अमेरिका 1776 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आ जाता है। जब अमेरिका आजाद हो गया तो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद इस बात का आकलन करती है कि हमारी किन नीतियों की वजह से आज अमेरिका आजाद हो। अब यहाँ उसकी खामियों को दूर करने के लिए यहाँ पर भारत में भी फ्रेंड्स क्या किया गया कि उन नीतियों को कम करने के लिए या कहेंगे कर संबंधी सुधार करने के लिए, लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए यहाँ ब्रिटिश सरकार कदम उठाएगी। और इसको उठाने के लिए जो उस समय अमेरिका में आपका गवर्नर जनरल था जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहेंगे एक्ट ऑफ 1786 द्वारा कहेंगे, इस एक्ट द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाएगा। अब गवर्नर जनरल जब बनाया जाता है तो इसने कहेंगे ब्रिटिश सरकार के सामने दो शर्तें रखी और वो क्या शर्तें थी आप यहाँ देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि जो हमारी गवर्नर होगी या गवर्नर की काउंसिल होगी, इनके अंतिम फैसले को या उनके सलाह को मानने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे। दूसरा चीज, हमें चीफ इन कमांडर बनाया जाए, चीफ इन कमांडर पद दिया जाए। तो ये दोनों शर्तों के साथ आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आता है और भारत आने के बाद कहा जाता है कि भारत में एक एक्ट की शुरुआत और होगी। इस एक्ट को बोला जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट को क्या कहा जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट के बाद चार्टर एक्ट 1793 का 1786 में गवर्नर बनता है और एक नया चार्टर लाया जाएगा जिसे कहा गया चार्टर एक्ट 1793। आपको याद रखना है कि 1793 एक्ट क्या है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इतना डीप पढ़ाया जा रहा है या इतनी सारी चीजें लेके चल रहे हैं, तो बेटा अगर हम ये सारी चीजों को लेकर नहीं चलेंगे फ्रेंड्स तो आने वाले समय में आप एग्जाम का पैटर्न देखिए, आप क्वेश्चन पेपर करिए तो आपको पैटर्न कोई एक पर्टिकुलर आपका पेपर सेट नहीं किया जा रहा है, कुछ रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। लगातार आयोग या कहेंगे आपका पैटर्न चेंज कर रहा है। पेपर सेटर ये जानता है कि मार्केट में कैसी पढ़ाई चल रही है और क्या पेपर बनाए जाते हैं, क्या लेवल चलते हैं। इस वजह से कहेंगे पेपर सेटर क्या करता है, पेपर में क्वेश्चन को घुमा कर रखने लगा। अगर हम इन सब चीजों को यहाँ से इग्नोर करेंगे, अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो आने वाले समय में एग्जाम जो है वो आपका कंपटीशन और बढ़ाएगा और हम कहीं ना कहीं सफलता से दूर होते जाएंगे। इसलिए हमें सारी चीजें यहाँ समझ के चलना है कि क्या हो रहा है। तो कल हमने आपको 1773 एक्ट विनियामक विधेयक पढ़ाया, उसके बाद हमने अमेंडिंग एक्ट या कहेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लेकर आते हैं। 1781 के बाद फिर 1773 की खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट को हमने समझाया। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर चार्टर एक्ट 1786 पास किया जाएगा। इस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो अमेरिका में गवर्नर था, वो भारत का गवर्नर जनरल या कहेंगे कंपनी का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाएगा और उसने कुछ शर्तें रखी। शर्तों के अनुसार क्या कहता है कि मैं गवर्नर या मेरी गवर्नर काउंसिल की सलाह मानने के लिए मैं बाध्य नहीं होऊंगा और मुझे चीफ इन कमांडर का पद दिया गया। इतनी शर्त के बाद वो यहाँ आपका बनकर आएगा गवर्नर जनरल और एक एक्ट यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा फिर पारित किया जाएगा जिसे बोला जाएगा चार्टर एक्ट 1773। इस एक्ट के द्वारा हमें याद रखना है कि इस एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि पहली बार जो कंपनी का गवर्नर है, कंपनी के गवर्नर एवं काउंसिल को वेतन आदि
देने का जो प्रावधान किया गया, देने का प्रावधान 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 भारतीय राजस्व से किया गया, भारतीय राजस्व से किया गया। यहां से बात समझ में आ रही। चार्टर्ड एक्ट 1773 में क्या किया गया कि कंपनी के गवर्नर एवं काउंसिल जो है उनके सदस्यों को, काउंसिल के सदस्यों को वेतन आदि देने का प्रावधान भारतीय राजस्व से किया जाता है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में ऐसा नियंत्रण स्थापित कर लिया कि कोई इंडिया में रहकर ब्रिटेन के लिए काम कर रहा है तब भी सैलरी भारत सरकार दे रही, भारतीय राजस्व से दिया जा रहा है। और कोई भारत का कोई व्यक्ति अगर ब्रिटेन में काम करने जा रहा है तो वो काम ब्रिटिश सरकार के लिए करता था, लेकिन सैलरी या वेतन देने का प्रावधान भारतीय राजस्व से किया गया। अब आगे चल के नाम महान व्यक्ति का सुनेंगे जिसका नाम है दादा भाई नेहरू जी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने लिखा है कि कैसे धन का सिद्धांत दिया कि ब्रिटेन जो था या ब्रिटिश कंपनी थी कैसे दोनों हाथों से इंडियंस का या भारतीय लोगों का दोहन कर रही थी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि इस एक्ट द्वारा कंपनी के गवर्नर एवं काउंसिल को वेतन देने का प्रावधान भारतीय राजस्व से किया। दूसरी चीज, यहाँ पर व्यापार के जो एकाधिकार था, कंपनी का जो व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि इस चार्टर एक्ट से दो काम किए गए कि भारतीय राजस्व से सैलरी देने का प्रावधान किया जा रहा है, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को आगे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। और ब्रिटिश संसद क्या करती है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के गवर्नर जनरल को और क्या पावर देती है कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है उन पर और नियंत्रण और शक्ति उनको दे दी जाती है। ठीक है, आगे क्या होता है, इसके द्वारा कानूनों की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है कि अगले 20 वर्ष बाद फिर पुनः कानूनों की समीक्षा की जाएगी। इसलिए यहाँ पर 1793 एक्ट के बाद एक चार्टर एक्ट और आएगा 20 वर्षों के बाद, जिसे चार्टर एक्ट 1813 कहा जाएगा, जिसे चार्टर एक्ट 1813 कहा जाएगा। याद रखना है अब चार्टर एक्ट कौन आ रहा है, इसको बोला गया चार्टर एक्ट 1813। अब इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हो रहा है आपको समझना है। इस एक्ट द्वारा 18 चार्टर एक्ट द्वारा यहां पर जो कंपनी का व्यापार में जो एकाधिकार था, व्यापार में जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, जो कंपनी को केवल ब्रिटिश सरकार की, कहेंगे ब्रिटेन से एक कंपनी आई थी जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया था, और इसे भारत में अधिकार दिया गया था कि भारत में व्यापारिक अधिकार आप तुम्हें दिए जाए। लेकिन चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा यहाँ अन्य कंपनियों के लिए भी द्वार भारत के लिए खोल दिए गए कि आप भारत में आप व्यापार कर सकते हैं। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब ब्रिटिश कंपनी जो है इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन करती है और कहती है कि सबसे पहले हम आए तो हमें कुछ रियायत मिलनी चाहिए। इसलिए चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय संबंधी अधिकार आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, इस एक्ट द्वारा आपको यहाँ पर कहेंगे ईसाई मिशनरीज, यहाँ पर ईसाई मिशनरीज की शुरुआत की गई। ईसाई मिशनरीज यहाँ भारत आने के लिए दरवाजे खोल दिए गए कि आप भारत में जाके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और भारतीयों को प्रबुद्ध करने का अधिकार दिया गया, अर्थात उनको ज्ञान देने का अधिकार इस एक्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इस कानून ने क्या किया, इस कानून ने आपके कंपनी शासित क्षेत्र में, कंपनी शासित जो क्षेत्र है, शासित क्षेत्र में सम्राट की या कहेंगे ब्रिटिश प्रभुता को स्थापित किया, ब्रिटिश प्रभुता को स्थापित। तीसरी चीज इस एक्ट के द्वारा क्या होता है कि इसके उन्हें कंपनी के प्रचार प्रसार का अधिकार दे दिया, और कहेंगे इस एक्ट द्वारा भारत में कर लगाना एवं कर ना देने पर दंड देने का अधिकार भी दिया गया।
कर न देने पर दंड देने का अधिकार भी कंपनी को दे दिया गया। ठीक है, तो यहां पर इस एक्ट को समझ में आया हुआ कि 1813 में क्या क्या गया। एक बार इसकी हम पुनः चर्चा कर लेते हैं। 1813 एक्ट के द्वारा पहली बार यहां पर कंपनी के व्यापार संबंधी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या किया कि कंपनी को चीन एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त बनाना। तीसरी चीज यहां पर ईसाई मिशनरीज को भारत में आने की छूट मिल गई, अर्थात भारतीयों को ईसाई धर्म या ईसाई का प्रचार प्रसार एवं प्रबुद्ध करने का अधिकार दे दिया गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो कंपनी शासित क्षेत्र था या ब्रिटिश प्रभुता को स्थापित किया गया और ब्रिटिश कंपनी के जो गवर्नर हैं उनकी काउंसिल को है भारत में कर लगाना, कर का निर्धारण करना एवं कर ना देने पर दंड देने का प्रावधान किया। तो आज हमने क्या पढ़ा? 1773 एक्ट के बाद हमने रिकॉल करके हमने बताया कि अमेंडिंग एक्ट आता है 1781, फिर उसमें सुधार करने के लिए 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बाद देखते हैं कि 1793 चार्टर एक्ट लाया गया और इस समय भारत में गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अनुसार यहाँ शासन किया जाता है और कई सारी चीजों की शुरुआत की जाएगी। कहेंगे ब्रिटेन के द्वारा, आपके बंगाल की गवर्नर जनरल द्वारा जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरी चीज क्या की जाती है? कंपनी के जो गवर्नर हैं एवं काउंसिल को भारतीय राजस्व से सैलरी देने का प्रावधान किया गया। सैलरी देने का प्रावधान किया गया। इसके बाद हमने कहा कि यहाँ कानूनों की समीक्षा करने के लिए 20 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया। तो अब यहाँ हमें याद करने के लिए याद रखना है कि हमें यहाँ 20 जोड़ना है। 1793 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1813। 1813 में फिर 20 जोड़ेंगे, एक्ट आ जाएगा 1833 और इसके बाद फिर 20 जोड़ेंगे, एक्ट आपका आएगा 1853। तो यहां तक बात अगर क्लियर हो गई हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ और भी दे सकते हैं। और अगर कोई कमी लगती है या आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो आप पर्सनल कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 1813 तक हो गया। अब इसके आगे कल आपको यहाँ से 1833 एक्ट पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।